हमें भी यही उम्मीद थी कि ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, हम फिर वक्त जितनी शिक्षा थी वो उर्दू में ही दी जाती वो थी। उर्दू में ही दी जाती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर देखना रात के टाइम में मुसलमानों ने नाराउ अकबर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए विभाजन केवल नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं थी। मैं वहाँ पर 5वीं क्लास में वहाँ दाखिल। जब वहां से चले थे, क्या सामान लेके चले वहां से? उसके बाद में हमारी जो सिस्टर थी उसको इतना सदमा लगा कि मर्दे दम तक वो होश में नहीं आई। अच्छा, वो बाबा भी मिला हुआ था उन लोगों के बाबा साथ भी उनके साथ मिला बैठी हुआ। अलग। तो उस वक्त ये होता था कि जैसे मुसलमान जो मकान खाली करके गए थे वो ताला तोड़ो और अंदर बैठ जाओ। वो बड़े मोमबत्तियों का काम, मोमबत्ती का आइडिया कैसे है? अभी लाइट नहीं आती तो मोमबत्तियां ज्यादा वो बिकेगी उस तो वक्त तो ये हाल होता था कि पता नहीं हम बच के बच। ये तो पार्टीशन के समय की बात है, उससे पहले का कैसा माहौल था? विभाजन केवल नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं थी। वह उन लाखों परिवारों की चीख थी जिनके घर, बार, आंगन और सपने उजड़ गए, अपने अपनों से बिछड़ गए। वो अपने दरवाजों पे ताले नहीं, टूटे हुए दिल लटका कर आए थे। किसी ने रेलगाड़ी में बैठकर अपने शहर को छोड़ा और किसी ने बैलगाड़ी में बैठने से पहले अपनी माँ की चिता जलाई। और कोई तो चिता जलाने वाले को किस्मत वाला समझकर सारी उम्र इस चिता में जलता रहा कि वो दे ना पाया अपने को अग्नि भी। वह रेलगाड़ियाँ जिनके पहियों में सीटी की जगह चीखें धसी थी, चीखें फंसी थी, पटरी पर बहे हुए खून ने समय की किताब में काले पन्ने जोड़ दिए। इतिहास कहता है वह सिर्फ नक्शे का बंटवारा था, पर नहीं, यह घर, रोटी, सपने और अपनों का बंटवारा था। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजू बाला, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। पार्टीशन सर्वाइवर्स की इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम दिल्ली के पीतमपुरा में श्री ओम प्रकाश बत्रा जी, जिनका जन्म मौजूदा लाहौर में सन 1940 में हुआ, आज हम उनसे उनके निजी अनुभवों को जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए आज हम उनके पास पहुंचे हैं। सर, आपका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत भी करते हैं कि आपने हमें आपसे बात करने का अवसर प्रदान किया। मेरा भी आपको धन्यवाद है बहुत बहुत कि आपने हमारे को पुरानी बातें याद कराने के लिए और बच्चों को बताने के लिए मेरे को याद किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। वो जन्मभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ और वहाँ कैसा माहौल था? मेरा जन्म 1940 में लाहौर में हुआ। तो लाहौर में ही मैं छोटा जब था तो स्कूल में भी दाखिल हुआ। स्कूल में दाखिल होने पे वहाँ हमारे इलाके में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब भाइयों की तरह रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे मुसलमान भी उठा उठा के बेटा समझ के ही खिलाते थे। तो जिस वक्त मेरी थोड़ी सी उम्र 7-8 साल की हुई तो हमारा मकान जो था वो चौक सत्था से बाटी दरवाजे की तरफ जाते थे तो एक कूचा बाशीमाल आता था, वहाँ पे हमारा मकान था। और हमारा ही सिर्फ मकान जो 3 मंजिल का था, बाकी सब 2-2 मंजिल के थे। तो हम ऊपर से खड़े होके जो सड़क से जो भी जाता था हमें सब पता लगता था। तो वहाँ पर जिस वक्त ये पार्टीशन के रौले डले तो वहाँ पर देखना रात के टाइम में मुसलमानों ने नाराउ अकबर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जाना और हमने खिड़कियों में से देखना। बाकी फिर घर वालों ने हमें मना किया कि खिड़कियों से मत देखो, कोई ना कोई और शरारत ना कोई कर दे। तो फिर हम अपना खिड़कियाँ बंद कर देते थे। फिर थोड़े दिनों बाद ये पता चला
कि मुसलमानों ने कोई कंप्लेंट की है कि हिंदू मोहल्ले से जब हम गुज़रते हैं ना, तो हिंदू हमारे पर तो ताने कसते हैं और हमें दिक्कत देते हैं। तो वहाँ फिर पुलिस आती थी और जो जो आदमी मुअज़्ज़ज़ आदमी इलाके के होते थे, सबको अरेस्ट करके ले जाती थी। उसमें हमारे पिताजी भी 2 बार अरेस्ट हुए और 2 बार ही उनको 8-8 10-10 दिन के बाद छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद घर पे ही हम रहते थे। चौक सत्ता में हमारी दूध दही की दुकान थी। हमारे पिताजी जो थे ना, वो पहलवानी करते थे और शौकारा करते थे। लोगों से ज़ेवर-ज़ेवर रख के उनको उसके ऊपर लोन देते थे। मतलब आपके दादाजी पिताजी शाहूकारी का काम करते थे। दादाजी हमारे वहाँ गाँव में ही रहते थे। अच्छा जी। गाँव हमारा मानक था। मानक लाहौर मानक के पास ही था। लाहौर के बिल्कुल पास ही था। बाकी हमने वहाँ काम पर अपना गांव नहीं देखा, क्योंकि हमारे दादाजी की पहले ही उससे डेथ हो चुकी हुई थी और हमारे फादर 5 भाई थे। वो पांचों के पांचों एक एक करके सब लाहौर में आके रहने लग गए थे। तो सबके घर पास पास में ही थे। सब पांचों के भाई सब घर। पास पास में ही थे। पहले छोटे छोटे शहर होते थे, तो उसमें 5-7-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता था, तो एक दूसरे को मिलते भी रहते थे। तो इस तरह हम रहते थे। तो एक बार मेरे पिताजी को ऐसे ही गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, तो हमारे ताऊ का लड़का वो आया पूछने के लिए कि चाचा जी क्या हाल है, तो उसको भी अरेस्ट करके ले गए। तो इस तरह से हमें हिंदुओं को वहाँ परेशान बहुत किया गया। ये तो पार्टीशन के समय की बात है। उससे पहले का कैसा माहौल था? हिंदू सिख मुसलमान, सिख आबादी भी थी वहां पर। वहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब इकट्ठे थे। और हमारी फैमिली में ये ट्रेडिशन थी कि फैमिली में जो बड़ा लड़का होता था ना, उसको सरदार बनाया जाता था। तो आपके भाई को भी सरदार बनाया गया था? नहीं, हमारे ताऊ जी बड़े जो थे वो सरदार थे। बाकी उसके अलावा उनके बच्चे सरदार थे। और बाकी हमारे चाचा जी ताया जी थे 2, और वो कोई सरदार नहीं थे, सब क्लीन शेव थे। तो जी क्या परंपरा थी भी बड़े बेटे को सरदार बनाया जाता था? ये गुरु गुरु की रख होती है कि गुरु जी का अपनी फैमिली को बचाने के लिए गुरु जी ने कहा था कि बड़ा लड़के को सरदार बनाओ। इसलिए हमारे बड़े ताया जी जो थे ना, वो सरदार बने हुए थे और उनकी फैमिली भी सरदार थी। तो हिंदू होते आप गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे? हमारा हिंदू या सरदार का वहाँ कोई इस तरह चीज़ नहीं थी। हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं और मंदिर में भी जाते हैं। मस्जिद में हम लोग कभी नहीं गए। वहाँ आप कह रहे थे ना सब मिलजुल कर रहते थे, जो मुसलमान भी थे। मस्जिद में तो नमाज पढ़ी जाती थी। मुसलमानों के घर में मैं ज़रूर जाता था। वहाँ हम खाते पीते थे, उनके बच्चों के साथ खेलते थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी। तो आपके पिताजी जाने देते थे, आप सब रहते थे मिलजुल हाँ, कर? हमारे पिताजी के वो दोस्त थे जो हमें ले जाते थे और उनके साथ भी उनका बैठना उठना होता था। आपने वहाँ कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण की? मैं वहाँ पर 5वीं क्लास में वहाँ चौथी में हुआ था। तो वहाँ आकर वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी। और जब इस पार्टीशन में हम इंडिया में आए, तो यहाँ उर्दू का काम नहीं था, यहाँ हिंदी शुरू हुई थी। यहाँ फिर पहली क्लास से पढ़ना पड़ा हमें। जितनी शिक्षा थी वो उर्दू में ही दी जाती वो थी? उर्दू में ही दी जाती थी वहाँ पे। तो यहाँ आके फिर हमें हिंदी पढ़नी पड़ी। तो जिस वक्त पार्टीशन हुआ था, तो उस वक्त तक हमारे जो मुसलमान पिताजी के दोस्त थे, वो ये कहते थे कि आप निश्चिंत रहो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट बदलती हैं और कोई बदले नहीं होते। तो हम लोग रहते रहे। फिर उन्होंने अपने आप ही एक दिन कहा कि जी आप पहलवान जी आप यहाँ ना रहो, तो क्योंकि इस वक्त बाहर के लोग आके हमला कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में भी वो चीज़ नहीं है। हम तो बचा लेंगे लेकिन बाहर वालों से नहीं बचा पाएंगे आपको। बाहर वालों से आपको हम नहीं बचा पाएंगे। तो फिर हमारे पिताजी ने डिसाइड किया कि मेरे नानके क्या नाम पत्तों की गांव चूनिया में रहते थे। तो फिर हम अच्छा अच्छा सामान लेके वहाँ गांव में चले गए। तो कुछ टाइम गांव में रहने के बाद भी वहाँ भी मुसलमानों के हल्ले शुरू हो गए। तो जैसे अपने घर लाहौर में, आप लाहौर से आप पत्तों के चुनिया में चले गए, हाँ जी, तो वो आपको ज़्यादा सेफ लगता था? वो गांव था जी, गांव में सारे वो हिंदू हिंदू तकरीबन रहते थे और वो ज़्यादा सेफ लगता था हमें। तो जब वहाँ भी गड़बड़ शुरू हो गई, तो वहाँ से भी हमें निकलना पड़ा। तो उस वक़्त कोई
कार या गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं होता था, तो वहाँ बैलगाड़ी होती थी। बस बैलगाड़ी में सामान रखा और फिर वहाँ से हम पत्तों के स्टेशन वापस आ गए। तो 8 दिन तक हम स्टेशन पे रहे। तो 8 दिन में ये होता था कि अगर कोई मोहंडन की गाड़ी आती थी तो हमें मिलिट्री वाले अलर्ट कर देते थे कि आप अलर्ट होके सिर नीचे कर लो, ऊपर मत देखो। तो हम ऊपर नहीं देखते थे, तो उनकी गाड़ी जब चली जाती थी तो फिर हमें वो सावधान कर देते थे, फिर हम ठीक ठाक घूमने लग जाते। पत्तों में 8 दिन कहाँ रहे आप? पर पत्तों पे स्टेशन पे ही रहे, वहीं पे 4 ईंटें 3 लगानी, वहीं पे खाना बना लेना और सर थोड़ा लाइन पार जाके सुबह फ्रेश हो लेते थे। इस तरह करके हमने 8 कितने दिन लोग थे निकाले। आप लोग सब? वहाँ पर तो स्टेशन यहाँ ऐसा था कि वहाँ पैर रखने की उस वक्त जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। उसके बाद में फिर जिस वक्त एक बार ट्रेन आई, ट्रेन में हम लोग बैठे तो हमारे पिताजी ने, ट्रेन इतना रश होता था कि आप उसमें बैठना मुश्किल होता था, तो हमारे पिताजी ने हमें, माता जी को खिड़की से, जैसे भी है, हम 3 बहनें थी मेरी और एक मैं था उस वक्त। तीनों तो बहनें बड़ी थी आपसे? एक बहन छोटी थी, 2 बहन छोटी थी, एक मेरे से बड़ी थी। तो हमें खिड़की से अंदर जैसे तैसे गाड़ी के अंदर बिठा दिया। उसके बाद में वो खुद छत के ऊपर बैठे, खुद छत के ऊपर बैठे, क्योंकि अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो एक जिस वक्त गाड़ी चलती थी 2-3 किलोमीटर आगे जाती थी, फिर गाड़ी वापस आ जाती थी, वो फिर जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। ऐसे 3-4 बार हुआ। तो लोगों ने इधर उधर पूछा क्या बात है, कहने लगे ये आगे मुसलमान खड़े हैं, वो गाड़ी को जाने नहीं देंगे, वो कत्ल कर देंगे, इसलिए गाड़ी वापस आ जाती है। तो फिर इस तरह 5-4 बार होने के कोई 1.5-2 घंटे ऐसे बीत गया। तो बीतने के बाद फिर इंडियन मिलिट्री आई, तो मिलिट्री ने वो गाड़ी वहाँ से निकाल के लाहौर भेजी। लाहौर से फिर हम अमृतसर आए। उस समय सभी बहुत सहमे होंगे, जैसे आपने कहा गाड़ी आगे जाती थी फिर पीछे आती थी, उस तो वक्त तो ये हाल होता था कि पता नहीं हम बच के बच जाएंगे कि जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। तो अमृतसर फिर हम जिस वक्त पहुँचे तो हमने परमात्मा को पहले जाके दरबार साहब दर्शन किए कि हम बच के आ गए हैं। तो वहाँ फिर देखा तो इधर उधर, क्योंकि हमारे बुआ के लड़के एक अमृतसर में रहते थे, तो वहाँ पर उन्हीं से पता चला कि हमारे और ताए चाचे जो थे वो भी आ गए हुए हैं। तो फिर एक हवेली में हम इकट्ठे रहने लग गए। तो वहाँ पर 2-3 महीने वहाँ रहे। तो वहाँ पर ही फिर हमें एक मकान एक किसी मोहल्ले का खाली हुआ था, तो डैमगंज में हम चले गए और वहाँ रहने लग गए। कोई भी मकान खाली होता था, कहीं पे भी कोई भी रह लेता था तब? वो उस वक्त ये होता था कि जैसे मुसलमान जो मकान खाली करके गए थे, वो ताला तोड़ो और अंदर बैठ जाओ, ये उस वक्त ये हिसाब होता था। वो भी इसीलिए लॉक लगा के गए थे, इस होप में भी था भी हम वापस आएंगे। हाँ, वो जो उनके भी यही उम्मीद होती थी कि हम वापस आ जाएंगे, हमें भी यही उम्मीद थी कि ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, हम फिर वक्त अपने घर वापस लौट जाएंगे। वहां से जब आप अपने घर से, लाहौर से, घर को लॉक लगा के आए थे? हाँ, घर पे लॉक लगा किसी के को आए। कह के नहीं आए थे पास पास में भी हम आएंगे? हाँ, सारे हिंदू लोग ही थे, सारे तकरीबन निकल आए थे। और मोहम्मडन को हम सबको बता के आए थे कि भैया हम ताले लगा के जा रहे हैं, और जब हुआ शांति हो जाएगी हम फिर वापस आएंगे। जब वहां से चले थे क्या सामान लेके चले वहां से? वहाँ से जो कीमती कीमती सामान होता था वो ही अपने साथ बांध के अपने साथ ही लेके आते थे, और तो कुछ ले सकते नहीं थे, और कुछ ले सकते नहीं थे, वही सामान हमारे पास होता था और वही सेव करके लेके आए थे। और अमृतसर आके हमें पता चला कि हमारे ताऊ जी की लड़की एक लाहौर के पास बाबू कुवाल स्टेशन है, तो वहाँ स्टेशन के बिल्कुल पास में ही उनका मकान था। उनके हस्बैंड पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे लाहौर में। तो वहाँ उनसे पता चला कि उनके हस्बैंड कहने लगे मेरे को लाहौर जाके बैंक खोलना है, और मैं खोलूँगा नहीं बैंक तो बैंक चलेगा नहीं, अच्छा तो मेरे को ड्यूटी पे जाना ही जाना है। तो घर के साहब मना करते रहे कि माहौल माहौल ठीक बहुत नहीं है। ख़राब है, आप मत जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को बैंक खोलना है। तो जब वो घर से निकल के अभी 50 कदम ही गए होंगे तो मुसलमानों ने उनका मर्डर कर दिया और वहीं की वहीं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में हमारी जो सिस्टर थी
उसको इतना सदमा लगा कि मर्द दम तक वो होश में नहीं आई। तो वो वहाँ से आई इंडिया में? वो इंडिया में आ गई, आगे फिर इंडिया में उनकी डेथ हुई है। तो उनके बच्चे सर? उनके 2 लड़कियां थी, वो उसके ससुराल वालों ने अपने पास रखी और उनके फिर शादियां शुदियां उन्होंने की। हम जो थे यहाँ फिर दिल्ली में आ गए, तो इस वक्त यहाँ आके वो एक मिनट सर, बीच में रोक रही हूँ। वो आपके साथ ही अमृतसर में ही आ गई जो ताया जी की बेटी? हाँ, ताया जी की बेटी हमारे साथ थी, क्योंकि हाँ। वहाँ हमारे बुआ जी के लड़के रहते थे। हाँ। उनके थ्रू पता लग गया था कौन कहाँ कहाँ आके रुका है, तो फिर वहीं हम चले जाते थे। वो सारी उम्र वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली? वो सारी उम्र सदमे से बाहर नहीं निकली और उसी सदमे में ही उसकी डेथ हुई। फिर उसके बाद में हमारी मदर को पता चला कि उनके चाचे का दामाद, उसकी फैमिली, उनकी बेटी ट्रेन में जब इंडिया आ रहे थे तो पूरी ट्रेन को काट दिया गया। तो पूरी ट्रेन को काट दिया गया तो उनके बच्चे भी, उनकी लड़की भी, उनका दामाद भी, सबको काट दिया। बाकी कुदरत, गॉड इज़ ग्रेट, जो उनका दामाद था किसी तरीके से वो उनमें जान वापस आ गई। और वो जो मर गए थे ना, उनके थोड़े बहुत कपड़े पहन के, जो मुसलमानों ने ऐसे किया, वो कपड़े भी लोगों के उतार के ले गए। तो उन्होंने कैसे तैसे लंगोटी अपनी एक बनाई और अपने एक जगह पे पहुँचे, वहाँ से वो लाहौर पहुँचे, लाहौर से फिर वो अमृतसर आए और अमृतसर आके दिल्ली आए। फिर हमारे चाचा, उनके चाचा जी मेरी मदर के थे, उन्होंने देखा लड़का बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो उनके साथ अपनी दूसरी लड़की की शादी कर दी, जो बड़े खुश हैं इस वक्त। अमृतसर आके आप कितने दिन रुके सर? अमृतसर हम रहे हैं ये 3-4 महीने के करीब, उसके बाद दिल्ली आ गए हैं। अमृतसर आप अपनी बुआ जी के घर, बेटे के घर नहीं, में रुके? हमने जो मकान मुसलमान का खाली मिल गया था, हम उसमें रह रहे थे। तो फिर वहाँ से दिल्ली के आने के लिए क्यों सोचा सर? वहाँ आपको मकान मिल गया था? नहीं, वो दिल्ली आने के लिए इसलिए सोचा कि सभी कहने लगे कि अब दिल्ली ज़्यादा सेफ है, तो दिल्ली ही चलते हैं। तो दिल्ली में भी आके इसी तरह एक जगह मिली, उस मकान में 3-4 कमरे थे, बाकी खाली जगह थी। वहीं पे हमने लकड़ी का खोखा डाला और उसमें सारे भाई मिलके, हमारे ताऊ चाचे सब वहीं वहीं रहने लग गए। तो वहाँ से कैसे परी सारे रहने लगे। तो उसके बाद में रहने में दिक्कत हुई, तो हमने जो जहाँ रहते थे उसके सामने रोहतक रोड पे तिबिया कॉलेज के पास सारी जगह खाली थी। तो जैसे हमारे पिताजी लाहौर में शाहूकारा करते थे, उनके दिमाग में भी यही था कि हम जब शांति होएगी वापस चले जाएंगे। तो वहाँ भी घर पर ना कार वगैरह तो होती नहीं थी, घोड़े टांगे होते थे, हमें सैर कराने के लिए या खुद आने जाने के लिए उन्होंने घोड़ा टांगा रखा हुआ था। यहाँ आके भी उन्होंने, जो कोचवान हमारे पास लाहौर में था वही कोचवान भगता यहाँ दिल्ली में आया। अच्छा, और वो भी साथ ही आ गया वो था भी इधर? साथ ही आ गया था, बाद में वो आया, वो आ गया था हमारे पास। तो उन्होंने उसको फिर घोड़ा टांगा ले दिया कि भी हमें घुमा भी दिया कर और तू अपनी रोटी भी इससे कमाएगा। तो वो हम घोड़ा टांगा जहाँ पर खड़ा करते थे वो जगह रोक के तो उसमें वो खड़ा कर देते थे। तो आस्ता आस्ता जाके वहाँ पे लोगों ने और देखा कि उन्होंने भी अपने झुग्गियाँ डालनी शुरू कर दी। झुग्गियों से फिर पक्के मकान शुरू हो गए। पक्के मकान के बाद फिर वो जगह वो जो थी ना, गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब आपको हटाना पड़ेगा। तो उस वक़्त मेर चंद खन्ना यहाँ मिनिस्टर होते थे, जो पाकिस्तान से आए थे। तो उस जिस इलाके में हम रहते थे, उसी इलाके में जो लोग रहते थे वो उनको जानते थे। उन्होंने कहा जी हम लोग गरीब आदमी हैं, वहाँ से छोड़ छाड़ के सब यहाँ आए हैं, जो पैसा वैसा था उसमें मकान बनाने में लगा दिया, अब तोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो जैसे तैसे उन्होंने कहा ठीक है, आप इस जगह की कीमत दे दो। तो वो उन्होंने कीमत लगा दी। तो कीमत इतनी ज़्यादा लगाई कि हम लोगों को देने के लिए वो मुश्किल थी बड़ी। बाकी उन्हीं दिनों में हमारे सामने DCM कॉलोनी एक बनी थी, उन्होंने DCM वालों ने 12 रुपये 10 आने गज वो जगह बेची थी। 12 रुपये 10 आने 10 आने गज जगह बेची थी। तो फिर जिस वक्त हमने कहा भी वो तो जगह इतने की बिकी है, वो कहने लगे जी आपको हमने अप्रूव कर दी है,
आप पेमेंट दो या ना दो, ये आपको अब जगह मिल जाएगी इतने पैसे जमा कराने पे। तो फिर मोहल्ले के जो मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, वो जाके उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला कि भाई हमारे सामने 12 रुपये 10 आने गज जगह बिकी है, तो हमें 200 कितने रुपए गज क्यों दी जा रही है। बिल्कुल। हम बाहर से लूट लटा के आए हैं, तो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो फिर कोर्ट ने यही फैसला किया कि जिस रेट पे वो जगह बिकी है वही रेट आप दे दो। तो फिर हमने 12 रुपये 10 आने गज दे दी। तो जितने हमारे पास कोई 80 गज का प्लाट था, तो फिर वहीं हम रहने लग गए। तो वहाँ रहने के बाद में अब काम नहीं है, कुछ नहीं पिताजी है, ने क्या काम स्टार्ट काम किया? नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी फिर पिताजी ने सोचा कि ऐसे पता लगा कि अब तो वापस तो जाना नहीं है, जो पार्टीशन है ये परमानेंट हो गया है। पहले ये था भी हम वापस जाएंगे। पहले ये था कि हम वापस जाएंगे, हाँ। फिर ये हो गया कि अब वापस नहीं जाना। तो उन्होंने फिर घर में हम लोगों ने किसी के कहने पे हमें किसी ने मदद की कि आप घर में मोमबत्ती बनाओ। अच्छी जी। उस वक़्त ना मिट्टी का तेल मिलता था, ना लाइट होती थी, तो वो मोमबत्तियाँ बिकती थी। तो मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, हम लोग घर में मोमबत्तियाँ बनाते थे। शाम को हमारे पिताजी मोमबत्तियाँ बेच के आ जाते थे। तो पहले मोमबत्तियाँ बेचते रहे, फिर वो आस्ता-आस्ता कहने लगे कि जी ये क्या काम हम कर रहे हैं, हम रोटी खाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को एक किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास खोखा मिल रहा है, तो वहाँ दूध दही का काम जो हमारा लाहौर में होता था, मैं वही स्टार्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने फिर वहाँ जाके खोखा लेके वहीं स्टार्ट कर लिया। वो बड़ा, मोमबत्तियों का काम, मोमबत्तियों का आइडिया कैसे है? अभी लाइट नहीं आती तो मोमबत्तियां ज्यादा हाँ, वो बिकेगी। ज़्यादा बिकेंगी। हाँ। लाइट है नहीं, तेल मिलता नहीं है, हाँ। मिट्टी का तेल मिलता नहीं था, तो मोमबत्तियाँ चलती थी। तो मोमबत्तियां आपको बनानी आती थी सबको? मोमबत्तियों के सांचे ले आए थे खारी बोली से, हाँ तो जी। किसी ने हमें गाइड किया, उसी ने हमारे को काम स्टार्ट करवा दिया था। तो वो मोमबत्तियाँ बेच बेच के फिर हम थोड़ा सा पैसा इकट्ठा फिर हुआ, उन्होंने खोखा बनाया, फिर दूध दही का फिर काम उन्होंने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में वहाँ पर भी फिर कमेटी वालों ने सड़क चौड़ी करनी थी, वो खोखा हटा दिया और जगह पे जगह दे दी रहे काम करने के लिए, वहाँ काम चला नहीं। तो फिर पिताजी को, हमारे चाचा जी कुरुक्षेत्र में रहते थे, वो आ गए। वो कहने लगे हम करोल बाग में काम मिल के कर लेते हैं। फिर उन्होंने करोल बाग में दुकान बनाई, और दुकान बना के वहाँ पे उन्होंने दूध दही का फिर काम उन्होंने वहाँ शुरू किया। तब तक हम अडल्ट हो चुके थे, तब तक मैं अडल्ट हो चुका था। फिर उसके बाद में मेरे से एक छोटा भाई, 15 साल छोटा मेरा भाई और हुआ, तो उसका नाम राजेंद्र बत्रा है। तो वो स्कूल में पढ़ता था। आप स्कूल में नहीं गए फिर? मैं यहाँ स्कूल जाता था, और मैंने भी पंजाब मैट्रिक की हुई है, और पंजाब से मैट्रिक की थी कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स में। तो वो लाहौर में कौन सी क्लास तक पढ़े थे आप? लाहौर में मैं दूसरी के तीसरी में गया था। वहाँ उर्दू थी, वहाँ उर्दू की वजह से, यहाँ उर्दू नहीं थी, यहाँ हिंदी हमें पढ़नी पड़ी। हम्म। तो उसके बाद में जिस वक्त एक छोटा भाई भी साथ पढ़ने लग गया, तो मैं फिर अपना छोटा मोटा काम करने लग गया। तो मेरे को फिर एक जगह कंडक्टर की नौकरी मिल गई। मैं प्राइवेट पढ़ते रहे आप? प्राइवेट पढ़ता रहा और कंडक्टर की नौकरी की। दिल्ली से पानीपत बसें चलती थी, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल मैं उसमें काम किया। तो उसको करने के बाद में मेरे को थोड़े से, हमारी नानी को जो चूनिया से हम लेके आए थे, उसके ज़मीन के बदले थोड़ी सी फाजिल्का में ज़मीन मिली। तो उस वक़्त में ज़मीन मिली, तो उस वक़्त दिल्ली में नया नया थ्री व्हीलर स्कूटर चला था। तो देखा कि ये बड़े अच्छा चल रहा है, तो मैंने भी अपनी नानी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो मेरे कहने से वो ज़मीन 5,000 में बेच दी। नानी जी के परिवार को उसके एवज में जमीन मिल गई जहाँ हाँ भारत जी, में? जी हाँ। आपके परिवार को कुछ नहीं मिला? नहीं, हमारी तो ज़मीन थी नहीं ना, हमारे तो आगे फादर वगैरह तो शहर में ही आ गए हुए थे, अच्छा शहर जी। में ही रहते तो थे। घर के बदले कोई घर भी नहीं घर अलॉट हुआ के था? बदले में यहाँ आके क्लेम किया, हम्म। क्लेम किया 10,000 का मकान हमारा था वहाँ, तो 5,000 का हमें क्लेम यहाँ आके मिल गया, जो 5,000 ने अभी बड़ी मदद की हमारे को। वो कैश ले लिया आपने उसके? वो कैश ले लिया हमने, वो कैश ले लिया। कैश लेने के बाद में उसी से हमने आगे, हमारे पिताजी ने काम को चलाया। तो उसके बाद में समझो कि मैंने
मेरे को कंडक्टर की नौकरी करने के बाद में तो ये स्कूटर बड़ा चला था उस वक़्त। तो मेरे नानी मेरी ने ज़मीन बेच के मेरे को वो 5,000 रुपये दे दिया, तो मैंने स्कूटर ले लिया थ्री व्हीलर। नानी जी की बेटी अकेले आपकी मम्मी थे और भी थी कोई बेटी? हमारी अकेली नहीं थी, दो और थी, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी हुई थी, एक फाजिल्का में रहते थे। अच्छा, वो पहले से ही फाजिल्का में रहते थे? वो पहले ही फाजिल्का में रहते थे। वो इधर इधर ही रहते थे, पाकिस्तान से नहीं आए थे, तो उनको उधर ही ज़मीनें मिली हुई थी। तो वो 5,000 का मैंने स्कूटर लिया। तो स्कूटर लेके 1 साल मैंने स्कूटर चलाया। तो हालांकि मैं 20-22 रुपये रोज़ कमा लेता था, पेट्रोल वगैरह भी डलवाना, सब कुछ करना। बाकी एक दिन मेरे को ये फील हुआ कि कोई भी है ना, वो स्कूटर को ऐसे समझता है जैसे ये नीच कौम है, नीचा काम है, छोटा काम है। ए ओए ए मतलब आवाज़ें प्यार लगानी, से नहीं बुलाते, और रिस्पेक्ट से प्यार से नहीं नहीं बुलाते। बुलाते, हाँ। रिस्पेक्ट से नहीं बुलाते। तो मेरे को बड़ा फील होता था। तो मेरे जो बड़े ताया जी थे, उनके लड़के बॉम्बे में रेफ्रिजरेशन का काम करते थे, उनका फ्रिज एसी वगैरह का काम करते थे। वो इत्तेफाक से यहाँ आए थे, तो मुझे कहने लगे, यार तू ये स्कूटर के क्या काम में पड़ा हुआ है? मैं कही मेरा दिल नहीं करता इसमें। तो कहने लगा तू मेरे साथ बॉम्बे चल। तो मैंने वो स्कूटर बेच दिया। तो बेचने के बाद मैं उनके साथ बॉम्बे चला गया। अच्छा। बॉम्बे जाके ये रेफ्रिजरेशन का काम सीखा। रेफ्रिजरेशन का काम सीखने के बाद मैं दिल्ली आ गया। बॉम्बे कितना टाइम रुके आप? बॉम्बे में मैं 1.5 साल के करीब वहाँ रहा। 1.5 साल के बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास दिल्ली आ गया। दिल्ली आके तो मेरे को देखा मैंने पेपर में कि आलविन रेफ्रिजरेटर कंपनी में कोई क्या नाम है, एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो उन्होंने मेरे को पूछा भी अपने कोई क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट बताओ। मैंने अपना मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट था वो बताया। उन्होंने कहा नहीं, कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट बताओ। मैं कहा जी मेरे को सर्टिफिकेट तो नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो आप मेरे को बोलो मैं करके दिखा दूंगा। तो उनके दिल में आपस में सोचा उन्होंने, तो कहने लगे ये बात तो इंटरेस्टिंग है। तो आनंद पर्वत पे उस कंपनी की वर्कशॉप हुआ करती थी। उन्होंने मेरे को दूसरे दिन वहाँ बुला लिया। बुला के मेरे आगे 2 फ्रिज रख दिए, ये इसका डिफेक्ट ढूंढो और इसको ठीक वो करो। चेक कर रहे थे भी चेक इनको करो आता भी है कि नहीं है। कि चेक करो और इसको ठीक करो। तो मैंने उस दोनों फ्रिजों को ठीक कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को एक एयर कंडीशनर दिया कि इसको ठीक करो। मैंने वो भी ठीक कर दिया। तो मेरे को कहने लगे जी आपकी नौकरी पक्की है, आपको 150 रुपये महीना मिलेगा। तो मैं तो खाली होने की वजह से मैं दूसरों का 150 रुपया बड़ी चीज़ होती थी। पर जहाँ आप एक दिन में 20-22 रुपए कमा लेते थे, 150 रुपया महीने के बाद मिलना था। बाकी उसमें पेट्रोल का खर्चा भी था, और वो कुछ जो जिस तरह लोग बुलाते थे ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, वो रिस्पेक्टेबल नहीं था। इस वजह से मैं वो काम नहीं करना चाहा। तो मैं 150 की नौकरी अच्छी समझी। तो उसमें तकरीबन मैं 10 साल के लिए 10 साल काम किया। तो मैं टेक्नीशियन से सुपरवाइज़र बना, सुपरवाइज़र से वर्कशॉप इंचार्ज बना। तो वहाँ पर फिर एक दिन जो कंपनी के कोई कंज्यूमर सेल के केस होते थे, वो भी मैं ही कोर्ट में जाके अटेंड करता था। तो एक दिन मैं वहाँ से वापस आया, रोटी साथ ले जाते थे, दोपहर में हम वर्कशॉप में रोटी खाते थे अपने ऑफिस में। तो मैं मिसेज़ मेरी घर पर ही थी, आपकी शादी हो चुकी थी? मेरी शादी हो चुकी थी। तो मिसेज़ घर पे ही थी। तो घर पे थी तो फिर मैं वहाँ से वो कोर्ट से आया तो इनको देखा। तो ये अभी उस वक़्त हमारे मकान की रिनोवेशन चल रही थी। तो वो जो रिनोवेशन चल रही थी, मैं देखा ऊपर मिस्त्री आए कोई नहीं है। तो मैं वापस आ गया। तो फिर मिसेज़ उठी, बच्चे को दूध दाध पिलाया। तो उन्होंने सोचा मैं ऊपर होऊंगा तो मेरे को खाना बना देंगे। तो वो मेरे को खाना, मैं तो चला ही गया हुआ था, देखा नहीं है। तो वो अपना अपने काम में लग गई और मैं अपना ऑफिस में चला गया। तो वहाँ से जिस वक्त पहुँचा ही हूँ, तो इनके दिमाग में ये था कि मैं ऊपर हूँ। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी इनको खाना गर्म कर के देती हूँ। जो बेटा है उस वक्त 3-3.5 साल का तो मेरा बेटा था। तो उन्होंने उससे पहले मदर ने कही हमारी ने कहा कि बेटे उस वक्त बत्ती के स्टोव चलते थे
बिल्कुल वो मैंने देखे हुए बत्तियों बत्ती वाले वाले स्टोव होते थे। हाँ मिट्टी जी, के तेल से मिट्टी के चलते तेल थे। से। हाँ जी। तो मदर ने उनको कहीं कहा था कि बेटे इसमें तेल नहीं है, तेल डाल लेना। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि शायद भूल गई है, उन्होंने तेल अपने आप ही उसको डाल के भर दिया। तो उसको तेल भरने के बाद जब मिसेज उठी तो उन्होंने कहा, मम्मी ने कहा था कि तेल इसमें भर लेना। तो उसने स्टोव तो जला लिया था, तो उसमें देख तो लूँ कितना कुछ तेल है। तो वो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो थोड़ा हो तो छलकता है, पूरा भरा हो तो छलकता नहीं है। तो उसने जिस स्टोव को हिलाया तो स्टोव से तेल उछला। तो उस वक्त साड़ियाँ वगैरह नायलॉन की चलती थी। तो वो जैसे ही छलका, वो तेल ने आग पकड़ी और मिसिस की नायलॉन की साड़ी पे आग लग गई। तो मैं अभी ऑफिस पहुंचा ही था, तो मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे घर में एक्सीडेंट हो गया है, आप पहुंचो। तो मैं पहुंचा तो मेरे से पहले इनको हॉस्पिटल ले गए हुए थे। तो मैं 3 महीने तक ये हॉस्पिटल में रही। तो किसी ने इनके दिमाग में डाल दिया कि अब आप जल गई हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई ना अडॉप्ट करें। तो मैं फिर 3 महीने इनके पास सब रिश्तेदार, इनकी 3 बहनें, 3 भाई, मेरी बहनें, सब जो ड्यूटी देती थी उनको मैंने कहा भी रात को मैं ही आ रहा करूँगा। तो मेरे कंपनी के मैनेजर ने मुझे कह दिया कि तुम अपना करो उनका काम, ड्यूटी पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपको तनख्वाह मिलेगी। तो मैं फिर रात को 3 स्टूल लगाने और हाथ ऐसे कर देना कि जब ज़रूरत हो तो मेरा हाथ हिला देना, मैं कर दूंगा। तो जिस तरह तिस तरह इनके दिमाग से वो वहम निकलवाया। वहम निकाला, तब उसके बाद में ठीक हुई हैं। तो मेरे यहाँ 2 बच्चे फिर हुए हैं, एक लड़का हुआ है, एक लड़की हुई है। लड़की बड़ी अच्छी सेटल है, लड़का भी बड़ा अच्छा सेटल है। उसके बाद में मैं आपकी बात को बीच में छोड़ रही हूँ। आपने कहा शादी की, आपकी शादी मैरिज कब हुई? मेरी शादी जैसे वहां से अमृतसर से दिल्ली आ गई, दिल्ली में आपने दिल्ली ऑटो का दिल्ली काम कर दिया दिल्ली स्टार्ट? में हुई। दिल्ली में हुई तो उस वक़्त मेरे को उस वक़्त कंपनी से 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी। कौन सी कंपनी में जो आपने? आलविन कंपनी थी, आलविन कंपनी में। आलविन रेफ्रिजरेटर कंपनी थी, ठीक है, कंपनी में जॉब हैदराबाद लगने की। के बाद आपकी मैरिज हुई? उसमें बाद मैरिज हुई। बाकी मैं मैरिज करना नहीं चाहता था कि मैं 400 रुपये मेरे को मिलता है, क्या करूँगा। मेरी मिसेज ने B.Ed किया हुआ था उस समय? हाँ जी, B.Ed किया हुआ था। मैं कहा कोई नहीं, मेरे सब जगह जाने से मेरी अच्छी पहचान भी है, इनको सर्विस पे कहीं ना कहीं टीचर लगवा ये दूंगा। दिल्ली में ही रहते थे? ये सहारनपुर रहते थे। ये भी वहाँ पाकिस्तान से आई हुई ये थी भी फैमिली थी? पाकिस्तान से आए थे। तो पहले जानते थे आपको? नहीं, वो आपके एक पिताजी को? हमारे मिलने वाले थे, उन्होंने ही हमारी ये शादी करवाई थी। अच्छा जी। तो फिर ये मैं सोचा चलो ये टीचर लग जाएंगी और मैं ये कमाता हूँ, हमारा घर अच्छा चलता रहेगा। तो बाकी ये इस एक्सीडेंट का पता नहीं था। तो मैं बड़ा शुरू से ना खुश दिल था, जहाँ जिससे मिलना, हंसी खुशी से मिलना। तो एक दिन मेरा बैंक मैनेजर कहने लगा कंपनी का कि भैया क्या बात है, तुम उदास बहुत रहते हो। मैं कहा ये क्या करूं, जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए हैं और मैं मिसिस को एक तरफ जा देखता हूं तो मेरे को ऑपरेशन कराने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर कैसे तैसे सब ने मिल मिला के पैसे इकट्ठे करके इनके ऑपरेशन कराए। इन 2-3 ऑपरेशन हुए इनके। तो ऑपरेशन कराने के बाद में मेरे को कहने लगा तुम क्या चाहते हो। मैं कहा जी मेरा इतनी तनख्वाह से काम नहीं चलता, मैं चाहता हूँ मेरे को आप छोटी मोटी एजेंसी दे दो फ्रिज बेचने की। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जगह देखो। तो मॉडल टाउन में यहाँ पर हमारा शोरूम है सेकंड मार्केट में, वहीं पे सामने एक ग्रैंड प्लाजा होता था, उसके ऊपर मेरी बड़ी साली रहती थी। तो एक दिन मैं और मिसिज वहाँ मिलने गए। तो मैं उन्हें कहा, मैं कहा मैं भी काम करना चाहता हूँ। तो मिसिज मेरी साली मेरी ने कहा कि आप मॉडल टाउन में सामने हमारे ब्रोकर है, उनसे जाके मिल लो। तो मैं ब्रोकर को मिला तो उसने मेरे को एक छोटी सी दुकान दिखाई कि ये दुकान आपको किराए पे मिल सकती है। तो वो मैंने दुकान किराए पे ले ली। किराए पे लेके 150 रुपये उसका किराया था। तो मैंने कहा चलो काम करते हैं, दिन नहीं चलेगा। पैसे इधर उधर से उधार पकड़ के मैंने कंपनी से 3 फ्रिज ले लिए। 3 फ्रिज रख के उसमें
किराए की दुकान में रख दिए। उसमें भाई छोटा ब्रदर को जो हायर सेकेंडरी कर चुका था, राजेंद्र बत्रा, उसको वहाँ बिठाया कि भाई तुम इधर बैठो और मैं कंपनी में रहता हूँ। तो मैंने फिर कंपनी में रिज़ाइन किया कि आप दुकान बन गई है तो मैं उधर जाऊँगा। तो मैनेजर ने मेरे को रिलीव नहीं किया कि नहीं, अभी मेरे को कंपनी में आप अच्छा काम करते हो तो आप अभी यहीं रहोगे। तो मैं सुबह कंपनी में जाता था और रात को ब्रदर के पास आ जाता था दुकान पे। 22 दिन तक हमारी दुकान के अंदर एंटर नहीं कोई किया। अगर किसी से कोई बात करते थे ना, भाई क्या बात है, कहते हैं लोग तो सुबह शहर चले जाते हैं। मॉडल टाउन को उस वक्त गांव गिना जाता था। अच्छा जी। गांव गिना जाता था। तो शहर किसको गिनते थे वो? शहर गिनते थे चांदनी चौक, अच्छा जी। फतेहपुरी, खारी बौली वगैरह को शहर गिनते थे। तो इसको शहर नहीं गिनते थे। तो इस तरह करके 22 दिन के बाद मेरे शोरूम में 2 टीचर आए। टीचर आए तो छोटे ब्रदर का टेलीफोन आया कि मैंने इनको। आपके पास तब टेलीफोन था? टेलीफोन हमारे पास नहीं था, हमारे पड़ोस में था। अच्छा जी। तो पड़ोस वाले को हम टेलीफोन के पैसे देते थे, उसी को इस्तेमाल करते थे। तो ब्रदर ने वहाँ से टेलीफोन किया कि भाई ऐसे ऐसे 2 टीचर आए हैं और 2 फ्रिज मांग रहे हैं। तो इनको सब कुछ कट कटा के ना मेरे को 50 रुपये बचते हैं। तो मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, तुम वो नहीं करो और 50 रुपये भी मत रखो, इनके 2 डब्बे मिठाई के लेके इन्हीं को दे दो, अच्छा। ताकि आपने वो नहीं की है। परमात्मा ने उस दिन से भाग लगाया तो मेरे 6 महीने में 364 फ्रिज बिके। तो मेरा कंपनी में बड़ा अच्छा हो गया कि ये तो बड़ी मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो फिर कंपनी ने मेरी 4 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट बना दी। जो कि मेरे को माल देते थे, मैं माल बेचता था। जैसे हमें 150 रुपये मिलता था ना कमीशन का, तो हम 50 रुपये रखते थे, 100 रुपये कस्टमर को पार कर देते थे। तो मेरा काम बड़ा तब अच्छा चलने ज्यादा लगा। कस्टमर आते थे, ज़्यादा लगता था। कस्टमर आते थे, ज़्यादा माल बिकता था। कंपनी भी मेरे को बड़ा अच्छा समझती थी। तो इस तरह करके हम एस्टेब्लिश हुए हैं। और इस वक्त अब मेरे को 1973 से शोरूम स्टार्ट किया हुआ है और आज भी शोरूम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपने दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हुए, इतनी मेहनत की। आपने कहा आपकी बड़ी बहनें थी, 2 बड़ी बहनें थी। हाँ तो जी, उनका एक बड़ी बहन थी। एक बड़ी बहन थी। हाँ जी, तो उनका कैसा रहा, मतलब सफ़र जहाँ तक उनका आने भी का? यहीं आके दिल्ली में शादी की। उनके भी जो इन-लॉज हैं वो भी पाकिस्तान से ही आए थे। वो भी चूनिया के रहने वाले थे। वो भी ऐसे हुआ उनका कि हमारी ग्रैंड मदर और हमारे ब्रदर इन लॉ की ग्रैंड मदर दोनों सहेलियाँ थी। तो वो आपस में मिली, एक दिन कहने लगी तेरा दोता क्या करता है? कहने लगे जी वो तो नौकरी कर रहा है। कहने लगे मेरी दोती है तो फिर इनकी शादी करा दो। ऐसे शादियाँ हो जाती थी, सिंपल वे होता था और एक दूसरे को मिलने वाले होते थे। शादी उनकी हो गई और वो बड़े खुश हैं। और उनके आगे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है और 2 लड़का है। वो अमेरिका में रहते हैं इस वक्त, वेल सेटल्ड है। आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, कभी दोबारा पाकिस्तान गए देखने, अपना घर मैं 2 देखने? बार पाकिस्तान गया हूँ। अच्छा जी। एक बार मैं जब गया तो मैं चाहता था मैं अपना मकान देखूं। बिल्कुल, लाहौर में जा रहे हैं बाकी हम लोग। मेरे को कोई किसी किस्म की वहाँ हेल्प नहीं मिली और मैं थोड़ा घबरा भी गया। उस वक्त इंडिया में टाइट पैंट पहनने का रिवाज था। कौन से साल में गए आप? 47 में? वहाँ से 47 में आए आप? वहाँ से तो 47 में आ कौन गए से थे। महीने में आ गए थे ये आप? मैं गया था 11 तो 59-60 के करीब की बात है। 1960 के करीब की बात है। 59-60 के करीब की बात है। मैं पाकिस्तान गया तो उस वक्त मैं टाइट पैंट, इंडिया में रिवाज था, तो मैं वही टाइट पैंट पहन के माल रोड पे घूम रहा था। तो मुझे पुलिस पकड़ के ले गई कि भाई यहाँ टाइट पैंट जो है ना बैन है पाकिस्तान में, तो आपने ये पहन रखी है। जब थाने में गया तो मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया कि भाई मेरे को तो पता नहीं इस चीज़ का, मैं तो इंडिया से आया आप हूँ। अकेले ही गए थे? मैं अकेला ही गया था। गए किस पर्पज से थे आप? मैं वह घूमने देखने के लिए मकान वो अपना अपना घर देख के अपना आऊँ? घर देखने के लिए। तो जब पुलिस को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा भी आप ये आज के बाद मत पहनो। मेरे साथ ही जहाँ मैं ठहरा था एक पुलिस वाले को भेजा कि इनको घर छोड़ के आओ, नहीं तो रास्ते में कोई और ना पकड़ ले। तो वो घर आके फिर मैंने उस दिन के बाद पैंट नहीं
वो वहाँ पे तो नहीं। लाहौर में कहाँ रुके थे आप? लाहौर में मैं माल रोड पे रुका था। होटल में? न होटल में नहीं, मेरे एक दोस्त वहाँ रहते थे, उनके फादर वहाँ थे, ब्रदर बड़े थे, वो क्रिश्चियन बन गए हुए थे। तो वो पाकिस्तान में रहते थे, वो क्रिश्चियन बन गए थे, वो क्रिश्चियन बन उधर गए से इधर नहीं आए थे, थे? इधर से वो नहीं आए थे, बाकी फैमिली आ गई थी उनकी। इसका मतलब आपका इतने टाइम आने से एक दूसरे कंटेक्ट था, बातचीत चलती थी? वो यहाँ रहते थे ना, उनके फैमिली के, हाँ उनके जी। ब्रदर से मेरी कोई वाकफियत नहीं थी। अच्छा जी। जो वहाँ क्रिश्चियन बन गए थे ना, उनसे हमारी मेरी कोई वाकफियत नहीं थी। जो यहाँ रहते थे ना, उनके बहन भाई, उनसे मेरी वाकफियत थी। उनकी वजह से मैं वहाँ जाके वहाँ ठहरा। तो ठीक। मैं इतना फिर घबरा गया, मैं दूसरे दिन ही अपना पैकअप किया और इंडिया वापस आ गया, क्योंकि पुलिस पकड़ के ले गई मेरे को। बड़ा उस तरह का मतलब आपके मन में वही बचपन की बातें याद आ गई, जब याद वो है। पुलिस आती थी आपके पिताजी को, बस वो दादाजी को बस मैं वापस ले आ जाती गया। थी? फिर उसके बाद में मैं उन्हीं के ब्रदर को, हम्म। जिनके ब्रदर वहाँ रहते थे ना, उन्होंने भी प्रोग्राम बनाया और हम दोबारा फिर वापस गए, अच्छा जी। कुछ कई टाइम के बाद। फिर कितने सालों के बाद गए आप? फिर हम मेरे ख्याल साल 2 साल के बाद हम फिर गए। हम्म। फिर वहाँ गए तो माल रोड पे रहे उनके पास, तो वो भी मेरे साथ ही थे। तो मैं कभी अब आप मेरे को नहीं बताना। हम्म। तो हम शालमी दरवाजे पहुँचे, शालमी दरवाज़ा ज़रूर पूछा था, टांगे वाले से, टांगे चलते थे वहाँ, तो टांगे वाले से पूछा वो हुआ। दरवाजे वगैरह वैसे ही बने बिल्कुल हुए थे? दरवाज़ा उसी तरह अभी भी है। हाँ। अभी भी हम टीवी में कई बार देखते हैं ना, लाहौर का दिखाते हैं, तो दरवाज़ा शालमी दरवाज़ा वैसा ही है। हम्म। बाकी कंजस्टेड बहुत हो गया हुआ है। तो पॉपुलेशन शालमी ज़्यादा दरवाजे होगी जब नेचुरली। पहुँचे हैं, तो मैं कहा भी अब मैं अपने आप ढूंढता हूँ। अपना मैं घर। अपना घर जा चलते चलते देखते देखते फिर समझ नहीं आई, छोटी छोटी गलियाँ आ गई। तो हम्म। एक गली के कोने के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, स्टोव की दुकान थी। तो उसकी मेरे को याद था बचपन में, जब मैं छोटा था ना, तो उसकी एक आंख नहीं थी। अच्छा जी। उसका नाम मई था, मई। 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 तो मेरा वो, उसके पास मैं उसी को पूछा, मेरे को दिमाग में आ गया, मैं कहीं हो सकता है वही हो। हम्म। मैं कभी चौक सत्ता कहाँ है? कहने लगा चौक सत्ता कहाँ जाना है? हम्म। मैं कभी मैंने जाना तो कहीं नहीं है, वहाँ हमारा काम होता था, खूह होता था, कुआं, कुएं के सामने हमारी दुकान होती थी चौक सत्ता में। तो कहने लगा तुम हो कौन? हम्म। मैं कहा भी मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहने लगा किदा पुत्र है तू? हम्म। मैं कहा मैं पहलवान किशने का पुत्र है। उसने उठ के ना मेरे को गले लगा लिया, इस तरह हम मिलते थे। तो जब गले लगा लिया तो मेरे को लेके घर चला गया। आपने पहचान लिया उसको फिर? फिर मेरे पिंडी को दिमाग में वही आ गई ना शक्ल, हम्म। तो मेरे को ले गया मोहल्ले में। वो तो कितनी साल की उम्र के थे वो उस तब? वक्त मेरी उम्र 17-18 साल थी मेरा ख्याल। हम्म। तो बल्कि वहाँ ले जा के फिर अपने, उसके फादर आंखों से अंधे थे और उसके 11 बेटे थे, 11 बेटे उस मोहम्मदन के। हम्म। तो वो जाके अपने लाला को बोलता है, लाला, आंखों से देखते नहीं थे, लाला कौन आया है, आज देख कौन आया है। उन्होंने कहा कौन आया है? कहने लगा पहलवान किशने का मुंडा आया है। हम्म। उन्होंने मेरी कमर पे हाथ फेरा, सिर पे हाथ फेरा, जफ्फी डाली। वो भी रोने लग गया, वो भी रोने लग गया। कहने लगा यार क्या हो गया हमें? उसके बाद में चलो खैर वहाँ चाय पानी हमने पिया। तो फिर मैं कभी अब अपना मकान पे हमने जाना है। हम्म। तो हमारा मकान जो था, चौक सत्ता से बाटी दरवाजे की तरफ जो रास्ता जाता था, वहाँ कूचा बाशी माल था। उसमें कॉर्नर पे एक मकान छोड़ के दूसरा मकान था। तो वो देखा, वो मकान खड़ा है, बाकी इर्द गिर्द सब मैदान हो गया हुआ है। मकान को देख के कैसा लग रहा था तब? मकान को देख के तो बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ कि रियली आया हुआ हूँ। हम्म। तो फिर उसके बाद में मैं मकान के ऊपर तक गया, पूरा इधर उधर देखा। तो मेरे को उन्होंने, लोगों ने बताया कि ये मकान भी थोड़े टाइम का मेहमान है। मैं कही वो कैसे? कहने लगे ये स्कीम में आ गया है, सड़क चौड़ी हो रही है, तो अभी साथ के मकान जो है ना सब टूट गए हैं। अब ये टूटा नहीं था, अच्छा। ये टूट नहीं सकता था, आप कैसे भी इसको तोड़ेंगे। इतना मजबूत बना हुआ इतना था? मजबूत बनाया हुआ था हमारे पिताजी ने। तो वो फिर उसके बाद में आए। मैं कभी अब जहाँ पे वो पहलवानी करते थे ना मंदिर में, हम्म। मैंने वहाँ जाना है। तो उसको टिब्बी शबाला बोलते थे।
मंदिर को। तो शिबाला मंदिर को बोलते हैं और टिब्बी नाम था उसका, टिब्बी शिबाला। तो मैं मंदिर में गया, वहाँ से मैं जो वापस आ रहा हूँ ना, मैं कहा भी अब यहाँ से पास ही एक वहाँ वाली गली है, वहाँ जाऊँगा मैं। कहने लगा कि वहाँ कौन है? मैं कहा मेरी दादी वहीं रहती थी, नीचे दादी रहती थी, ऊपर दादा रहते थे। तो फिर मैं वहाँ गया तो मेरे को बड़ा अजीब सा ही लगा, क्योंकि एक वहाँ कुआं होता था, तो कुएं की जगह नल लगा हुआ था। तो हमारे ताऊ का मकान वहाँ होता था, तो उन्होंने बेसमेंट बनाई हुई थी, तो उसमें गाय रखते थे वो भी अच्छा। मैंने पहचान ली कि ये बेसमेंट वही है। तो मैंने किसी से पूछा, मैं क्या अम्मा अम्मा यहाँ पे कुआं होता था? कहती कुआं तेनों नहीं पता? कुआं तो बड़े साल तो बंद हो चुका है। मैं कहा जी मैनू नहीं पता, मैं तो हिंदुस्तान तो आया मैं। तू किदा मुंडा है? मैं फलाने का मुंडा। उन्हें भी चुप्पी पा के मैनू लिया कि आया भी तू मेरे को घर। उन्हें फिर घर मैंने लिया चाह पानी पियाया, और महल्ले के लोग इकट्ठे कर ले कि किशने का मुंडा आया। इतना हमें प्यार मिलता था, अब वो चीज़ें ही नहीं रही हैं। उसके बाद मैं फिर आके तो एक बार मैं फिर गया हूँ। उसके बाद जिस वक्त वहाँ से वापसी आ रहा था, तो बॉर्डर हमारा बंद हो गया था। उस वक्त यहाँ पे अपने सिविल लाइन में पासपोर्ट बनते थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। वो पाकिस्तान का पासपोर्ट ऑफिस ही अलग होता था, सिविल लाइंस में था। सिविल लाइन में। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होता था, लाल रंग का पासपोर्ट होता था। तो वो फिर वहाँ जैसे मैं वापसी पे आया, तो वापसी पे आने के बाद में तो बॉर्डर पे आया, तो पाकिस्तान वालों ने मेरे को स्टैंप स्टूम्प लगा के क्लियर कर दिया। मगर इंडिया का झंडा डाउन होने लग गया, टाइम हो गया था, क्योंकि अच्छा। हमारा और उनका आधे घंटे का फ़र्क है। तो इंडिया का झंडा डाउन होने लग गया, उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब एंट्री अलाउ नहीं है। एंट्री अलाउड नहीं है। तो मैं फिर वो वापस पाकिस्तान में। उन्होंने तो क्लियरेंस दे दिया था आपको, फिर वो दोबारा पाकिस्तान ने क्लियर किया था। हाँ जी, अभी इंडिया ने तो आगे बॉर्डर क्रॉस करके क्लियर करना क्लियर था, करना था बिल्कुल। तो वो बंद कर दिया उन्होंने। वो क्लियर करते करते उनका टाइम हो गया। तो मैं वापस आया, मैं कभी अब मैं जिनके यहाँ माल रोड पे रहा था ना, उनके ब्रदर के यहाँ, उन्होंने भी मेरे को कहा था आप सुबह चले जाना। मैं कहा नहीं, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ फिर। तो जिस वक्त बॉर्डर बंद हो गया, तो मैंने उसके कहा कि मैं आप उनके घर जाऊंगा। वो कहेंगे कि मैंने मना किया था, तुम ज़बरदस्ती गए हो, तो तुम क्यों किए? वो नाराज़ होंगे। इसलिए मैंने सोचा, मैं कभी यहाँ रेलवे स्टेशन पे रह लूँगा लाहौर, और सुबह क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ के मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, यहाँ इच्छुगिल नहर है, ये पार करते ही ना एक गेस्ट हाउस है, वहाँ आप रुक जाओ। तो ऐसे तो कई लोग होंगे जो वहां फंस जाते होंगे हो जाता है, कई बार तो हो फिर जाता है। उनके रहने की व्यवस्था करते हैं वो। नहीं, वो वापस भेज देते हैं। मैं पाकिस्तान वापस आ गया, उन्होंने तो कैंसिल कई कर तो दिया स्टैंप, अच्छी। कैंसिल करके मेरे को री एंट्री दे दी। तो वहाँ वापस आ गया। तो वो कहने लगे यहाँ इच्छुगिल नहर के पास एक सराह है, यहाँ पे आप रुक सकते हो, बजाय शहर लाहौर स्टेशन वापस जाओ, जाने की फिर सुबह आओ, यहाँ से सुबह खुलते ही निकल जाना। मैं ठीक है, ये भी ठीक है। मेरे पास एक बिस्तर था उस वक्त, और एक अटैची था छोटा। तो मैं को वहाँ खुली मिल जाते हैं, आम होते हैं, पोर्टर होते हैं जो वो आम बॉर्डर के ऊपर होते हैं, उनके रिकॉग्नाइज होते हैं वो। उसको साथ लिया तो मैं वहाँ आ गया। वहाँ आने के बाद में आप ये देखो कि मैं अपना बिस्तर अभी खोला ही है ना, तो शाम रात हो गई थी, ठंड के दिन थे। तो बिस्तर खोला तो मेरे को ना कुछ थोड़ी सी ना, थोड़े टाइम बाद, आधे पौने घंटे बाद कुछ आवाज़ सी आई। मैं कहा ये है क्या? तो मैंने आराम से खिड़की खोल के जब देखा, तो वहाँ चौकीदार के कमरे में 3-4 लोग सिगरेट पी रहे थे। रात के टाइम में अंधेरा हो ना, सिगरेट की लाइट बड़ी चमकती है जिस वक्त वो कश खींचते हैं। तो मैं कहा ये 3-4 लोग कौन हो सकते हैं? मैं खिड़की बंद कर दी आराम से। फिर मैं थोड़ी देर पड़ी, तो मेरे आवाज़ मेरे को लाई, हम रात को आएंगे, तुम दरवाज़ा खड़कवाना और कहना कि भाई चेकिंग के लिए आए हैं, दरवाज़ा खोलो। अच्छा जी। तो दरवाज़ा खोलो, मैं फिर हम फिर उसके बाद में जो करना है कर लेंगे।
तो ये इतनी बात मेरे दिमाग में पड़ी तो मेरा दिमाग जो था ना एकदम से ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया, लेकिन ये तो इतना टाइम हो गया, तो 1960 की बात कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, उसी तभी भी तभी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो ब्लैंक हो गया जिस वक्त, तो मैंने अंदर अंदर से ना बिस्तर अपना बंद किया, पासपोर्ट अपनी जेब में डाला और थोड़े से जो पाकिस्तानी पैसे थे वो जेब में डाले। जेब में डाल के तो मैंने टॉर्च ली थी मैंने, उन दिनों रिचार्जेबल टॉर्च नई नई चली थी, पाकिस्तान में पहली बार आई थी। वो मैंने वहाँ से एक टॉर्च ले ली, वो हाथ में पकड़ ली, तो मैंने आवाज़ लगाई बाबा बाबा। मैंने ऐसे चारों, मैं डायरेक्ट नहीं लगाई उसकी तरफ, चौकीदार की तरफ, मैं ऐसे घुमाता घुमाता ना उसकी तरफ ले गया। वहाँ 2 मिलिट्री वाले खड़े थे। अच्छा, वो बाबा भी मिला हुआ था उन लोगों के बाबा साथ, भी उनके साथ मिला मिलिट्री हुआ। वालों मिला हुआ था। तो मिलिट्री वाले 2 खड़े थे। तो मैं कहा बाबा ये सामने गांव कौन सा है, मैं तो अब अपनी जान बचानी चाहता था। मैं कहा ये सामने गांव कौन सा है, कहने लगा फलाना है। मैं वहाँ मेरा एक रिश्तेदार रहता है मिलने वाला, तो मैं उधर जा रहा हूँ, मेरा सामान यहीं पड़ा है। मैं सामान छोड़ो, पासपोर्ट तब तो जेब में अपनी डालो, जान अपनी बचाने की जान पड़ी थी। बचाओ, हाँ, अपनी जान बचाओ। तो मैं उसको कहा मैं जा रहा हूँ। कहना बाबू जी सुबह चले जाना। मैं सुबह तो मैंने पाकिस्तान इंडिया वापस वापस चले जानी। जाना है, अभी मैं जा रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी से सड़क की तरफ आ गया। सड़क की तरफ आया तो थोड़ी देर में देखा कि एक बस की लाइट आ रही है। तो आपको लगा तो नहीं कोई पीछा भी कर सकते हैं, पीछे आ कर सकते सकते हैं? हैं, हाँ, बाकी मैं उसको ये शो नहीं होने दिया कि फिर मैं मैं डर छोड़ के गए। जा रहा हूँ। सामान तो मैंने छोड़ ही दिया, मैं खाली हाथ ही निकल रहा हूँ। तो सामने से बस आ रही है एक, मैंने बस वाले को हाथ दिया, बड़ा शरीफ आदमी था, वो भी मोहम्मदन था, मोहम्मदन ही है पाकिस्तान में। तो उसने बस रोकी, तो मैंने उसे हाथ जोड़े, मैं कहा भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, ज़रा मेरा सामान अंदर पड़ा है, कंडक्टर को भेज के हेल्प करा दो मेरी, अच्छा मैं जी। बहुत दिक्कत में हूँ। मेरा रोना भी उस वक्त निकल रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो उसने कंडक्टर को भेजा, अटैची और बिस्तर उठा के गाड़ी में ले आए। गाड़ी में ला के मेरे को पूछता है ड्राइवर कि क्या बात की, गल की हुई है। आपको ये नहीं लग रहा था अभी एक मुसीबत से निकल के मैं दूसरी मुसीबत में न मैं फंस मैं जाऊं? वही मैं बता रहा हूँ ना, जब बस में बैठा तो मेरे को उसने कहा की गल की हुई है। मैं कहा जी इस तरह गल लगी है। कहता जी इतने बार्डर है, इतने सरां ਜਿਹੜਾ रुकता है ਉਹਨੂੰ मार के बार्डर ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ लुट लेंदे ने, कहते हैं बार्डर क्रॉस करता मारिया गया। जब उसने ये ड्राइवर ने ये बात बताई तो मैंने तो उस वक़्त, आप ये देखो मेरे को जो काटो तो मेरे यहाँ खून नहीं है, मेरा उस वक़्त ये हिसाब हुआ था। तो चलो जैसे तैसे मैं फिर लाहौर स्टेशन पे पहुँचा, रात लाहौर स्टेशन पे वो बिताई। बस वाला लाहौर स्टेशन पे छोड़ के तो गया आपको? वहाँ तक ही जानी थी, जानी वहाँ थी। तो लाहौर स्टेशन पे मैं प्लेटफार्म पे ना वेटिंग रूम में ही अपना रात बिताई। नींद किसे आनी थी, हम तो सुबह की इंतज़ार कर रहे थे, सुबह कब हो सब? बॉर्डर क्रॉस करूं। तो मैं सबसे पहले बंदा मैं था जिसने बॉर्डर क्रॉस किया, और अमृतसर आके मैंने पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया भी अब कि आगे अब से मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, अब मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। और उस फिर मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। जब आप गए थे तब आपके पिताजी थे? हाँ हमारे जिन्होंने पिताजी दिल्ली में थे, दिल, दिल्ली से ही गए थे ना हम। दिल्ली से आप गए थे तो वहां आके वापस आपने पिताजी को बताया होगा वहां नहीं के? मैंने बताया डरते हुए कि मेरे को ये कहेंगे कि भाई तुम्हें मना किया था, क्योंकि उस वक्त मैं एडल्ट नहीं था, 17 साल की उम्र में आप कह रहे गए थे? 17-18 साल के अंदर ही था मैं वो। बल्कि मेरे को पासपोर्ट वालों ने भी पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पेरेंट की रिकमेंडेशन लाओ। तो मैं जैसे तैसे उनको वर्गला के अपने पिताजी की मिन्नत खुशामद करके उनसे सिग्नेचर करा के लेटर दिया। तो वो वहाँ के लोग जो मोहम्मदन लोग थे जिन्होंने आपको पहचान लिया था, तो उन्होंने आपसे मतलब बातचीत की होगी, बाकी लोग जो वहाँ रह गए उनके बारे में कुछ बताया था आपको? नहीं हमारे तो सारे फिर तो रिश्तेदार तकरीबन आ ही आगे थे? चुके थे हम, क्योंकि हमारे 5 फादर 5 भाई थे। एक सबसे बड़े सरदार जी थे, उनके वो बच्चे दिल्ली में रहते थे। उसके छोटे जो थे वो भी दिल्ली में हमारे घर में ही वो रहते थे। उनके बेटे 2 थे, 3, एक जयपुर में रहता था और 2 बॉम्बे में रहते थे। और बेटी जो थी वो आपको बताया, उसके दामाद को उन्होंने कत्ल कर दिया था। वो मेंटली हो चुकी हुई थी खराब। तो वो इस तरह करके थी। और एक दूसरे ताया जी थे चांदनी चौक में रहते थे। एक चाचा जी कुरुक्षेत्र में रहते थे, जिन्होंने बाद में हमारे पिताजी के साथ मिल के
का काम किया। तो इस तरह करके आज हम आपके फिर सामने खड़े। आपने सोचा भी हम मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा? हाँ, मैं नहीं गया उसके बाद। हम्म। मैं नहीं गया। घर वालों किसी को नहीं बताया आपने? तो फिर वो बाद में बताया, भी थोड़ा ऐसे टाइम मेरे पढ़ने साथ के हुआ। बाद में बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। बल्कि जिनके घर में भी मैं रहा था ना, उनको भी मैंने बताया। उन्होंने कहा जी ये चीज़ें तो पाकिस्तान में आम है, आम है। और उसके बाद में कभी को मैच मूच होते थे तो छोटा ब्रदर गया 2 बार। बाकी वो अपने होटल के अंदर ही रहते थे। मैच देखा स्टेडियम से और होटल, और शहर में वो ना जाते थे ना जाने देते थे। वो वीज़ा ही तो उतने मतलब टाइम इतने का। साल होने के बाद तब अभी भी सुरक्षित नहीं है? अभी भी सुरक्षित नहीं है वो। हम्म। पाकिस्तान तो मैं कहूँगा अभी भी सुरक्षित नहीं उस समय औरतों के साथ जैसे कई दुष्कर्म हुए थे, कई घटनाएं हुई थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? है। नहीं, औरतों के साथ तो ये मैं, अच्छा जब अमृतसर में हम रहते थे तो वहाँ पर हमें पता चला, हमें पता क्या, हमारे अपने जो हमारी मदर के चाचा की लड़की थी, वो सारी फैमिली को कत्ल कर दिया। हम्म। उसका हस्बैंड कैसे मुकद्दर उसका था, जगह जगह उसके चाकू लगे हुए थे, बच बच गया वो। तो उन्होंने भी बताया कि हमारी ट्रेन को, पूरी ट्रेन ने कत्ल कर दिया है। और अमृतसर लूटने का तो मकसद बनता भी चलो सामान लूट ले हैं, कत्ल क्यों करते थे? कत्ल इसलिए करते थे कि वो कोई भी चीज़ इनके वैसे ही है। आप देखो ना, वो कहते हैं या इला इल्लिल्लाह, कि हमारा खुदा के अलावा कुछ नहीं है, वही है जो कुछ भी है। तो वो कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता ना, वो काफिर है, और काफिर को हम रहने नहीं देंगे। अभी भी जो आप आजकल भी आप देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम एक चला हुआ है। एक्स मुस्लिम यही कहते हैं कि ये चीज़ें मुस्लिम में क्यों हैं, ये नहीं होनी चाहिए, जो हिंदुओं में अच्छी हैं वो अडॉप्ट होनी चाहिए। तो इसलिए अब इंडिया में ट्रेंड इंडिया क्या, वर्ल्ड में ट्रेंड चल पड़ा है एक्स मुस्लिम। आप टीवी पे देखो, कई बार आर्गूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, डिस्कशन होती है, तो उसमें ये बताते हैं मुस्लिम और एक्स मुस्लिम। मुस्लिम उसका जवाब नहीं दे पाते एक्स मुस्लिम का। अदरवाइज गुरबानी तो सब में कहती है, भगवान तो सब में है, वो भगवान तो है। साहब में है, हाँ। वो कहते नहीं हमारे सिर्फ अल्लाह है, वो हम नहीं किसी को मानते, उनका ये है। तो इसलिए वो उनका, हमारे गुरुओं का देख लो उन्होंने क्या हाल किया था। बाकी जो मेहनत होती है वो फल ज़रूर लाती है। तो हम कर्म करते आए हैं, कर्म से पीछे नहीं हटे हैं, नहीं, आपने तो तो कर्म का फल मिल रहा है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मेहनत किया, मेहनत करके दोबारा फिर पैरों पे खड़े हुए हैं और आप। आज भी अभी देख लो आप, जो ईस्ट पाकिस्तान से जो इंडिया में आए हैं बंगाली लोग, आपको सड़कों के ऊपर ही कहीं नज़र आते होंगे भीख मांगते हुए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करनी सीखी नहीं है। और हमारे पंजाब में पंजाबी सरदार हो या अपना पंजाबी क्लीन शेव्ड हो, तो वो सब मेहनत करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने निजी और भावनात्मक अनुभव हमारे साथ साझा किए। जैसे बात करते करते हमने देखा सर बीच में कितने इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि वो बातें इनकी आंखों के सामने आ रही थी। बीते को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बीते की गलतियों से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हम देखा जाए तो इन्होंने अपने साहस, सहनशीलता से अपने पुनर्निर्माण की प्रेरणा सबको मिलती है कि इन्होंने मेहनत की, किसी से मांगा नहीं, और मेहनत के करके दोबारा फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और फिर अपने पैरों पे खड़े हुए। सर, आपके बहुमूल्य विचार पेश करने के लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी धन्यवाद है जी, बहुत बहुत। आपने जो मौका दिया मेरे को अंदर से अपनी बात करने का, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जोगेश सिंह जी का, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी का, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का, और ज्वाइंट डायरेक्टर ज्योति त्रिहेन शर्मा जी का। टेक्निकल सपोर्ट के लिए और कैमरामैन मिस्टर गुरजीत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ का यूट्यूब चैनल देख रहे
सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है, अगर आपके आसपास आपकी जानकारी में कोई भी पार्टीशन के समय या उसके बाद भारत में आकर बसा हो, कृपया उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जानकारी देने के लिए आप सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद।